हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, यानी कंपोनेंट्स क्या होते हैं सॉल्यूशन के, और डिफरेंट बेसिस के ऊपर हमने सॉल्यूशंस का बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर क्लासिफिकेशन किया था। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको 11th क्लास के टॉपिक पे वापस लेके जाना चाहता हूं, जिसका इस चैप्टर में और आगे आने वाले एक दो चैप्टर्स के अंदर काफी यूज रहेगा। कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले समझ लो कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन का अगर मैं आपको बोलूं कि मतलब क्या होता है तो आप याद रख लेना गाढ़ापन। जैसे कि पानी के अंदर आप चीनी ऐड करते जा रहे हो, चीनी जितनी ज्यादा ऐड होती जाएगी उसके अंदर गाढ़ापन उतना ज्यादा आता जाएगा। इसका मतलब क्या, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है कि नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप सोल्यूट ऐड करते हो तो कंसंट्रेशन भी उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सोल्यूट की अमाउंट जितनी ज्यादा बढ़ेगी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो डेफिनेशन आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट को विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक या गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट और सोल्यूशन। तो सोल्यूशन या सोलवेंट की रिस्पेक्ट में अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है उसको हम बोलेंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़ी 11th क्लास के अंदर, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा परसेंटेज वेट बाय वेट या मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इन तीनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, याद रखना है। इन तीनों को एक साथ पढ़ना है और एक साथ ही याद रखना है। यूज कैसे होगी वो भी आपको बता दूंगा। इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को मैं स्टार कर देता हूं, मोलैलिटी थोड़ी अलग है। और नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का यूज नहीं होता है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैं नहीं चाहता किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर आपको कंफ्यूजन हो, या नॉर्मेलिटी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो उससे आप किसी मोलैरिटी के अंदर कन्वर्ट करना हो, या फिर उसका मतलब क्या है, कितना अमाउंट उसके अंदर डिसॉल्व है, ये चीज आपको पता हो जानी चाहिए। लास्ट में आता है पीपीएम। देखो इंपोर्टेंट तो हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहला है मोल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा मोलैरिटी, ठीक है, और तीसरा मोलैलिटी। इन तीनों के बारे में आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है। ये तीनों जो रहेंगे ये बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा ये जो चीजें हैं ये बहुत ही जनरल टर्म्स है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इनका यूज करा के इन तीनों को पूछ सकता है, या फिर इन तीनों को देख के इनके अंदर कन्वर्ट करा सकता है। तो उनका यूज करना कैसे आना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इन तीनों को एक साथ पढ़ना, इन तीन कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साथ पढ़ना। ओके, तो मैंने यहां पे लिखा है कंसंट्रेशन का एक जनरल फॉर्मूला। जब भी आपको कंसंट्रेशन का कोई भी फॉर्मूला बनाना हो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म का, तो आपको ऊपर लिखना है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के। और अमाउंट ऑफ सोलवेंट या सॉल्यूशन को अगर आप बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, है ना। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के या फिर सोलवेंट के। सोलवेंट को मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि सोलवेंट का यूज केवल एक जगह पे आता है, बाकी हर केस के अंदर आपके पास फॉर्मूला रहेगा क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। केवल मोलैलिटी के केस में, केवल और केवल मोलैलिटी के केस में सोलवेंट आपको लेके चलना है, अदरवाइज हर केस में फॉर्मूला रहेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऊपर रखो, नीचे रखो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अब ये चीज आपको कैसे पता चले किसमें अमाउंट जो रहेगी वो क्या रखनी है। अमाउंट जो होती है उसको आप मास के टर्म से मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम के टर्म में मेजर कर सकते हो। इसके अलावा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपने पता चल गया कि सॉल्यूट कितने पार्टिकल डिसॉल्व कर रहे हो, तो वो भी क्या हुआ, अमाउंट का ही फॉर्मूला है, वो भी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा मोल्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अमाउंट ऑफ सोल्यूट को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कहां पे कौन सी चीज यूज करनी होगी वो डेफिनेशन से या फिर नाम से ही पता चल जाएगी। जैसे इन तीनों को मैं सबसे पहले देखता हूं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है वेट बाय वेट या फिर मास बाय मास। तो इसका मतलब अमाउंट यहां पे रखना आपको मास बाय मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। सोलवेंट नहीं लेके चलना है, सोलवेंट केवल किस केस में आएगा, मोलैलिटी के केस में आएगा। तो क्या तीनों का फॉर्मूला लिखा जा सकता है, फॉर्मूला लिखता हूं मैं। अगर मेरे को वेट बाय वेट का फॉर्मूला लिखना होता तो वो हो जाता मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करते हैं भाई, इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे क्या बन जाएगी, परसेंटेज बन जाएगी। क्या इन बाकी इन तीनों का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला लिखा जा सकता है, लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, ये बन जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे क्या आपकी बात, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बना सकते हो अपने आप, ठीक है। इन तीनों का फॉर्मूला लिखना है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूं। एक क्वेश्चन है कि अगर एक सॉल्यूशन आपके सामने बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन देखो,
अगर एक सॉल्यूशन आपके सामने बनाया हुआ है जिसके अंदर 2 ग्राम NaCl को 20 ग्राम वाटर के अंदर ऐड किया है, 2 ग्राम NaCl को किसमें ऐड किया है, 20 ग्राम वाटर के अंदर। मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे 2 ग्राम्स NaCl किसके अंदर ऐड किया है, 20 ग्राम वाटर के अंदर ऐड किया है। इसका मास बाय परसेंटेज मास बाय मास आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज वेट बाय वेट कंसेंट्रेशन आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले ये करते हैं कि पहचानते हैं इसके अंदर सोल्यूट कौन सा है, क्योंकि हमें ऊपर सोल्यूट का मास रखना है, नीचे इसका मास रखना है, सोल्यूशन का मास रखना है। तो इसमें सोल्यूट कौन सा होगा भाई, सोल्यूट हो जाएगा 2 ग्राम NaCl। जो कम होता है वो सोल्यूट होता है। किसमें डिसोल्व किया है, वाटर के अंदर डिसोल्व किया है, तो वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया सोलवेंट, वाटर क्या हो गया, सोलवेंट। सॉल्यूशन का मास कितना होगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर एक तो हमें चाहिए मास ऑफ सोल्यूट, दूसरा चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूशन का मास हो जाएगा सोल्यूट और सोलवेंट का मास के इक्वल, ये सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो सॉल्यूशन कितना बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा 22 ग्राम्स, सॉल्यूशन कितना बनेगा 22 ग्राम्स। कुछ लोग डायरेक्ट कर देते हैं, ये हो गया मास ऑफ सोल्यूट, नीचे रखा 20 ग्राम वाटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन का मास आपको यहां से पता करना पड़ेगा, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहां से परसेंटेज वेट बाय वेट या मास बाय मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम्स, नीचे रखेंगे उसके मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 22 ग्राम्स इंटू 100, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा 11 से इसको कैंसिल आउट कर लेना, कितना हो जाएगा ये 9.0 समथिंग, तो 9.09 के आसपास परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगा। क्लियर है, इतना हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन। इसके बाद एक तो क्वेश्चन ये हो गया भी आपको डायरेक्ट कुछ वैल्यूज दे रखी है, उससे पूछा गया है मास बाय मास निकालो, परसेंटेज मास बाय मास या फिर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालो। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसके अंदर आपको बोला गया है बोल रहा है कि आपको कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसकी कंसंट्रेशन बता रखी है। कंसंट्रेशन कितनी बता रखी है, कंसंट्रेशन बोल रहा है कि 10% NaCl एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, 10% एक्वस NaCl सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको बताना है अगर इस सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम वाटर ऐड किया गया था, कितना वाटर ऐड किया गया था, 20 ग्राम वाटर ऐड किया गया था, तो इसके अंदर NaCl कितना होगा। अब ये कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, देखना है इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। पहली चीज तो इसके अंदर दिया हुआ है परसेंटेज मास बाय मास, कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, बोला है सोलवेंट का मास, जो सोलवेंट रहेगा उसका मास, मास ऑफ सोलवेंट कितना है 20 ग्राम वाटर इसके अंदर लेके चला था। पूछा क्या है, पूछा हुआ है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ये पूछा हुआ है। तो एक तो ये हो गया भाई, मैं क्या कर लेता हूं कि सॉल्यूशन का मास यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि जो फॉर्मूला बनता है उसके अंदर क्या होता है सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। आप बोलो सर सॉल्यूशन का मास कैसे निकाले, सोल्यूट का मास तो है ही नहीं, तो हम बोलते हैं इसको x मान लेते हैं, जो चीज कैलकुलेट करनी उसको x मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, तो यहां से मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन मास कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 20 प्लस x ग्राम्स, इतना हो जाएगा। अब एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास कि मैं फिर दोबारा यही फॉर्मूला लगाता हूं, यहां पे रखता हूं परसेंटेज मास बाय मास, कितनी वैल्यू इसकी 10, ऊपर कितना रखना है आपको मास ऑफ सोल्यूट रखना है x, नीचे रखना है मास ऑफ सोल्यूशन 20 प्लस x इंटू 100। इस इक्वेशन को सोल्व करो, x की वैल्यू निकालो, आपको पता चल जाए कितना इसके अंदर सोल्यूट रहेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। एक और तरीका हम क्या कर सकते हैं, जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का दे रखा हो तो इस परसेंटेज वाला जो मास बाय मास दे रखा हो, मास बाय वॉल्यूम दे रखा हो, इसको डिकोड करना सीखो। इसको डिकोड करने का मतलब क्या है, जब भी परसेंटेज आपको दी गई है तो इसका मतलब 100 में से आपको कुछ वैल्यू दी गई है। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मेरे तो 12th क्लास के अंदर 80% मार्क्स आए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 100 में से 80 नंबर आए, मेरे 80 मार्क्स आए, इस तरह बोल सकता हूं उसको, ठीक है। तो अगर 10% वेट बाय वेट है, इसका मतलब क्या हुआ, जब मास ऑफ सॉल्यूशन 100 था तो उसके अंदर सोल्यूट कितना था 10 ग्राम्स था। इस 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है कि इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना है, सोल्यूट हो जाएगा 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। हमने उस 10% वेट बाय वेट को डिकोड कर लिया और ये चीज अब आपको आनी चाहिए। ये तो तरीका हो गया, इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं।
इसका यूज हमसे करवाया जाता है। तो जब भी आपसे 10% वेट बाई वेट बोला जाए, आपको समझ जाना है 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन था, ये टोटल जो था ये आपको 100 लेके चल रहा है। जब परसेंटेज दे रखा है टोटल 100 हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यू ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम आपके पास क्या था, सोल्यूट था। अगर मैं पूछूं 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट होगा, 1 ग्राम सॉल्यूशन कितना होगा, कम होगा। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम, तो ये कम के लिए हम डिवाइड करते थे, है ना, बच्चों वाली चीजें हैं। अब अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा हो, तो वहां से आप कुछ भी मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, अगर आपको यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के केस में काम नहीं करेगी चीज, सॉल्यूशन का मास आपके पास होना चाहिए। जिस चीज का आपको परसेंटेज दिया हुआ है, जो नीचे जो चीज थी सॉल्यूशन, उसी का आपको मास दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, तो उनसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर कुछ भी आपको मास सॉल्यूशन का दे रखा है, तो उसके अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना ग्राम सोल्यूट होगा इनटू W ग्राम्स, जो भी मास होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको डिकोड करना आना चाहिए इस चीज को। क्लियर है इतना? फटाफट इस चीज को नोट करो। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपके पास है भाई, वो दे रखा है परसेंटेज मास बाय मास से आपको बोला हुआ है कि कितना NaOH का मास आपको चाहिए होगा, किसके लिए, टू प्रिपेयर 10% एक्वा सोल्यूशन आपको तैयार करना है। किसका? NaOH का। वाटर के अंदर डिसोल्व करना है NaOH को, 10% मास बाय मास सोल्यूशन बनाना है, और बोला हुआ है कि 200 ml सोल्यूशन तैयार करना है। मास बाय मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दे रखी सोल्यूशन की, लेकिन एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखी है 1.05 ग्राम पर ml, ये आपको डेंसिटी दे रखी है। तो सबसे पहली चीज तो हम वही कर लेते हैं, देखो कि जिस परसेंटेज का आपको दे रखा है, जो कंसेंट्रेशन दे रखी है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है परसेंटेज मास बाय मास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, यहां लिख लिया मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये तो हो गया फॉर्मूला इसका। अब ये चीज हमें गिवन है, ये पूछी हुई है, अगर ये चीज मास ऑफ सोल्यूशन आपको मिल जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन कहां से मिलेगा? अभी तो सर हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन भी नहीं दे रखा है, लेकिन एक और चीज हमें सोल्यूशन के बारे में दे रखी है। क्या दे रखी है? सोल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है। कितनी है भाई? 200 ml सोल्यूशन गिवन है। और क्या बता रखा है इस सोल्यूशन के बारे में? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन बता रखी है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दे रखी है? 1.05 ग्राम पर ml, ये दे रखी डेंसिटी। क्या वॉल्यूम और डेंसिटी को यूज करके मास कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को मैं अभी m से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, w से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का दे रखा हो, तो डेंसिटी जिसकी दे रखी होगी उसी का मास और उसी की वॉल्यूम आपको लेके चलनी है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो मास होता है वो सॉल्वेंट का हो सकता है, या फिर वॉल्यूम जो हो सकती है वो सॉल्वेंट की हो सकती है। तो भाई ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास सॉल्यूशन की तो डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखी है सॉल्वेंट की, फिर आप उनको एक फॉर्मूले में रख के चल रहे हो। यहाँ पर अगर आपने सॉल्यूशन की डेंसिटी रखी है तो मास भी सॉल्यूशन का रखोगे, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का रखोगे। बोलो क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो डेंसिटी हमारे पास कितनी दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है 1.05 ग्राम पर ml। इसके बाद मास कितना दे रखा है? मास को सर हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। और उसके बाद वॉल्यूम कितनी दे रखी है? वॉल्यूम दे रखी है 200 ml। ठीक है, ये चीजें दे रखी है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां से वेट या मास का सॉल्यूशन का जो था उसका मैं एक इक्वेशन बना लेता हूं। ये बन जाएगा 200 ml इंटू 1.05 ग्राम पर ml, कि पर ml से ml कैंसिल हो जाएगा, इस तरह कुछ वैल्यू बचेगी। इसको कैलकुलेट नहीं करता हूं मैं। क्यों नहीं करता हूं? आपको भी नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हमें आगे यूज करना है। तो जब सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी है हमें, तो उस टाइम कर लेंगे। तो यहां से रखता हूं परसेंटेज मास बाय मास है 10, मास ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करना है x, और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? ये है 200 इंटू 1.05 और ऊपर 100। अब पता चल गया क्यों नहीं कैलकुलेशन करी? क्योंकि दोबारा हमें कैलकुलेशन करनी ही थी। अब ये इजी भी होगी कैलकुलेशन, बल्कि हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 20 हो जाएगा ये, इंटू 1.05। या फिर आप ये कर सकते हो कि 10 को मैंने एज इट इज रख लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2.10,
और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो कितना आंसर आ जाएगा 21.0 ग्राम। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है इस तरह क्वेश्चन? बस इसमें आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जब आपको डेंसिटी दे रखी हो तो डेंसिटी को यूज करते टाइम इस तरह का घोटाला मत करना कि यहाँ पे सॉल्यूशन की डेंसिटी रखी है, सॉल्वेंट की वॉल्यूम रखी है, या फिर मास किसी और का दे रखा है, वॉल्यूम किसी और की दे रखी है, डेंसिटी किसी और की निकाल लो। ऐसा नहीं करना है, तीनों चीजें एक ही की होगी। क्लियर है ये चीज? इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म आती है वो आती है मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले फ्रैक्शन का मतलब समझ लो। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक तरह का रेशो। और रेशो कैसे निकालते हैं? जब आप किसी एक चीज की अमाउंट को टोटल अमाउंट से आप डिवाइड कर दोगे तो उससे क्या मिल जाएगा? आपको रेशो मिल जाएगा, उसका फ्रैक्शन मिल जाएगा टोटल में से। तो यहां पर हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। अगर मैं बोलता हूं कि सॉल्यूशन ए और बी से मिलकर बना हुआ है, कोई भी सोल्यूट सोलवेंट हो सकता है, मैं फिर भी इसको सोलवेंट रखता हूं और बी को क्या रखूंगा? हमेशा सोल्यूट रखूंगा। तो ए और बी को मिलाने से अगर कोई सॉल्यूशन बना हुआ है तो फिर पूछा जाता है कि ए का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो ए के मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो। सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। कभी लिखोगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं होते हैं, नंबर ऑफ मोल एक सब्सटेंस के कैलकुलेट होते हैं, सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। तो यहां से फॉर्मूला जो बनता है, ए के नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम डिवाइड कर देते हैं ए के नंबर ऑफ मोल्स प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इस रेशियो से मिल जाता है क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए हम ये एक्स जो यूज कर रहे हैं इसको कई बार जाई बोल दिया जाता है, कुछ लोग इसको काई बोलते हैं, मैं इसको जाई बोलूंगा। तो जाई विल बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर कोई सोल्यूशन ए, बी और सी से मिलकर बना हुआ होता और फिर पूछते हैं कि ए का मोल फ्रैक्शन बताओ कितना होगा, तो वहां पे हम लिखेंगे जाई इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, क्योंकि एक बार तीन कंपोनेंट हमारे पास प्रेजेंट है। एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आप सारे फ्रैक्शंस को जोड़ देते हो आपस में तो फिर दोबारा से टोटल जो रहेगा वो चीज मिल जाएगी। तो फ्रैक्शंस को अगर जोड़ते हैं तो उससे एक होल नंबर 1 मिल जाता है। हमें याद रख लेना है एन जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू 1 होता है, यूनिटी होती है। ठीक है, फटाफट से इस फॉर्मूले को नोट करो, इसके बेस पे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आपको सोल्व करना है। ओके, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बोला हुआ है कि आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जो 30% मास बाय मास है। किस किस से मिलकर बना हुआ है? C6H6 को CCl4 के अंदर डिसोल्व करके बनाया है। इसका मतलब ये हुआ सोल्यूट कौन होगा इसमें? सोल्यूट होगा C6H6। सोल्यूट कौन होगा? C6H6 यानी कि बेंजीन। ये फॉर्मूले लिख दिया मैंने डायरेक्ट यहां पे। और CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा? आपका सोलवेंट हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाने सोल्यूशन बना हुआ है जिसकी कंसंट्रेशन आपको परसेंटेज के अंदर दी हुई है। मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन आप बेंजीन का ही कैलकुलेट करके दिखाओगे, इसके अंदर सोल्यूट का ही कैलकुलेट करके दिखाओगे। तो हम बोल रहे हैं कि अगर आपको ये 30% सोल्यूशन दे रखा है तो इसको हम डिकोड करते हैं। आपको बताया था 30% मास बाय मास का मतलब क्या होता है? 30% मास बाय मास का मतलब क्या हुआ? अगर 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन था, टोटल सोल्यूशन कितना था? 100 ग्राम्स, तो उसमें 30 ग्राम्स सोल्यूट है। सोल्यूट कौन है? C6H6। इसका मतलब 70 ग्राम क्या बचेगा आपके पास? सोलवेंट बचेगा। सोलवेंट क्या है? CCl4। ये आपके सामने मासेज आ गए। अब आपसे पूछा क्या हुआ है? पूछा हुआ है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर मेरे को निकालना है किसका भाई? बेंजीन का, C6H6 का। तो इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सभी को आता होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास, गिवन मास जिसको मैं लिखता हूं W से, इन ग्राम्स के अंदर आपको लेके चलना है वो, और नीचे लेके चलते हैं मोलर मास। मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। ठीक है, ये गिवन मास आपको यूज करना है। मोलर मास क्या होगा? इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। 6 आपके पास है कार्बन और 6 है आपके पास हाइड्रोजन। इनको आपने ऐड किया, कितना आ गया? 72 प्लस 6 यानी कि 78 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ गया। इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके अंदर आपके पास एक तो है कार्बन जिसका मास हो गया 12, और एक आप 4 है आपके पास क्या भाई? क्लोरीन, जिनका मास कितना होता है? 35.5। इनको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 12 और ये कितना हो जाएगा? 142 हो जाएगा ये, और टोटल बनेगा 154 ग्राम पर मोल। ये आपको मोलर मास मिल गए।
गिवन मास और मोलर मास को कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 आ जाएगा। इस गिवन मास और मोलर मास को यूज करो, इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 आ जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो मोलर, इससे भी मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपको घबराना नहीं है कि सर हमें तो मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है, किसी का भी मोल्स नहीं दिया हुआ है, इवन किसी का मास भी नहीं दिया हुआ है, ये मास परसेंटेज दे रखा है, इससे हम इसको डिकोड करेंगे, इसको यूज इस तरह करते हैं। अगर आपको यूज करना आ गया तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, अदरवाइज अटके रहोगे वहीं पे। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फिफ्थ जो कंसंट्रेशन टर्म आपके सामने वो है मोलेलिटी। मोलेलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मोलेलिटी जो होती है इकलौती ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसके अंदर डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की जगह पे सॉल्वेंट यूज किया जाता है। जी हाँ, अगर कोई सॉल्यूशन आपको ए और बी से मिला के बना रखा है और सॉल्यूशन के अंदर बोला है कि ए जो है वो सॉल्वेंट है, तो डिनोमिनेटर के अंदर आपको सॉल्वेंट का मास लेके चलना है। क्या लेके चलना है, सॉल्वेंट का मास लेके चलना है। ग्राम में लेके चले, किलोग्राम में लेके चले, किलोग्राम में लेके चलना है। अगर ग्राम में दे रखा हो तो क्या करेंगे, भाई हमें तो किलोग्राम में ही लेना है, सीधी सी बात तो है ये। तो या तो आप उस ग्राम को कन्वर्ट कर लो, ये रिलेशन होता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना आता है तो ये रिलेशन याद रख लेना। यहां से मैं 1 का अगर फॉर्मूला बनाऊं तो 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, केजी को इधर लेके आऊंगा, नीचे आ जाएगा 1000 ग्राम पर केजी, इस तरह लिख सकता हूं। मैं इस 1 को यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा इस पे। 1 से मल्टीप्लाई करने पे इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 की वैल्यू रख दी मैंने 1000 ग्राम पर केजी। तो यहाँ पे ग्राम में ही आपकी बार अपना मास रख लेना और ऊपर रख लेना ग्राम पर केजी। यहाँ पे ग्राम रखोगे, ऊपर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, नीचे केजी ही बचेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाला हूं वो रहेगी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। देखो, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को साथ साथ पढ़ना है। अगर अलग अलग पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप नॉर्मेलिटी में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ओके, तो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास आती है वो आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी के साथ साथ हम नॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे, लेकिन जो पहले आता है उसको एक बार याद कर लेते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। सर, इसको कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं, इसमें मोलैरिटी के अंदर आर आया हुआ है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर एमएल में दिया हो तो क्या करेंगे, सर जैसे मोलैरिटी के अंदर किया था वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पे एमएल के अंदर वॉल्यूम रख देंगे, जितनी दे रखी है 100 ml, 200 ml, 250 ml, और ऊपर कर देंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 अकेला है नहीं, 1000 मिलीलीटर पर लीटर हो जाएगा आपकी बार वो, ठीक है। तो यहां से ये इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डेफिनेशन भी यही हो जाएगी। इसके बाद मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को साथ साथ क्यों पढ़ रहे हैं, एक बार इन दोनों का फॉर्मूला देखो कि आपको कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, बिल्कुल लग रही है। यहां पर आपको दिया हुआ है मोलैरिटी, यहां पे दिया हुआ है नॉर्मेलिटी, ये तो इनका फॉर्मूला है, ये तो खुद का इनका सिंबल है। इसके बाद नीचे दी हुई है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर दिया हुआ है सोल्यूट के मोल्स, और यहां पे नहीं पता सर क्या दिया हुआ है। तो जेड बार जो रहेगा वो क्या होगा, उसको याद रख लेना। जेड बार क्या है, ये है नंबर ऑफ, जैसे वहां पे नंबर ऑफ मोल्स था, यहां पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। यहां पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो चीज ऊपर दी हुई है डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यही है। इसके बाद सर नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें आता था, जिस तरह आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते थे उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखते थे। मोल्स जब हमें कैलकुलेट करने होते थे तो हम क्या करते थे, गिवन मास जो ग्राम्स में रहता था उसको डिवाइड कर देते थे मोलर मास से, मोलर मास से डिवाइड कर देते थे। तो जब गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते थे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते थे। मोलर मास से डिवाइड किया, मोल्स आ गए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो अब की बार ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के क्या करेंगे, गिवन मास को डिवाइड कर देंगे किससे, इक्विवेलेंट मास से, इक्विवेलेंट मास से। और ये इक्विवेलेंट मास जो होता है इसको जेड से डिनोट किया जाता है। कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आए उसको हमने जेड बार से हमने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। इतना क्लियर हो गया। अब कुछ बोलेंगे सर मोलर मास का तो फिर भी पता था, ये इक्विवेलेंट मास क्या बना है, इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लिख लो। इक्विवेलेंट मास जो रहता है वो रहता है क्या भाई, इक्विवेलेंट मास रहता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर।
मतलब या तो हमारा जो इक्विवेलेंट मास है वो मोलर मास के इक्वल रहेगा या फिर उससे कुछ कम रहेगा। एन की वैल्यू जो रहती है, एन की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से रह सकती है। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो मोलर मास और इक्विवेलेंट मास एक जैसे ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये एन कहां से पता चलेगा? ये एन फैक्टर का पता चलेगा एसिड के लिए। एक एसिड के लिए जब आप एन फैक्टर देखते हो तो वहां पर हम बोलते हैं एसिड की बेसिसिटी जो होती है, यहां लिख रहा हूं मैं एन फैक्टर, किस किस का? एसिड का, बेस का, सोल्ट का या किसी आयन का। आप इनका एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। एसिड्स के अंदर क्या होता है भाई? हाइड्रोजन होते हैं। जितने हाइड्रोजन वो डोनेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं क्या? उसका एन फैक्टर, उसकी बेसिसिटी। तो जैसे HCl के अंदर एक हाइड्रोजन होता है वो डोनेट करता है, H2SO4 के अंदर 2 होते हैं, H3PO4 के अंदर 3 हो जाएंगे। तो वहां से आपको एन फैक्टर पता चल जाएगा, एसिड की बेसिसिटी। क्लियर? HCl के लिए 1, H2SO4 के लिए 2 हाइड्रोजन आ गए H2SO4 के अंदर 2, H3PO4 के अंदर 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। बेस की होती है एसिडिटी, कितने एसिड्स को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसके पास कितने OH है। जैसे कि NaOH आपको दिया हुआ है, कितने OH है NaOH के अंदर? एक ही तो OH आया है, तो इसका मतलब वहां पर N की वैल्यू 1 होगी। फिर आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस या MgOH का होल ट्वाइस। तो नाम में ही आ रहा है OH का होल ट्वाइस, N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है तो उसके अंदर आपको N की वैल्यू 3 मिल जाएगी। सोल्ट के लिए क्या होता है? सोल्ट के अंदर ना H होता है ना OH होता है, लेकिन आपको टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लेना है। जैसे मैं बोलता हूं NaCl, तो NaCl के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना है और नेगेटिव चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज भी टोटल 1 है, नेगेटिव चार्ज भी 1 है, तो N की वैल्यू 1 हो गई। इसके बाद अगर आपको दिया हुआ है MgCl2, तो यहाँ पर टोटल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेना है। इन दोनों की वजह से 2 नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की इसकी वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए N की वैल्यू 2 हो जाएगी। AlCl3 दे रखा है, तो AlCl3 के अंदर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है और 3 क्लोरीन पे एक नेगेटिव करके 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव, कोई एक लेना है, दोनों को ऐड नहीं करना है। इसके अंदर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 हो गया, वो गलत है। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कोई एक देख लेना है जो आपको ठीक लगे। नेगेटिव चार्ज इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ी जो आपको दिक्कत लगती है वो लगती है ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वैसे ही कैलकुलेट होते हैं जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होते हैं। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो देखो मैं क्या करता हूं, इस इक्विवेलेंट मास की जगह पे लिख देता हूं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। लिख सकता हूं क्या? मैं यहां पे लिख रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने, अगर नोट नहीं किया है तो रिवाइंड करके और इसको नोट कर लेना। ये लिख दिया मैंने इक्विवेलेंट मास की जगह पे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। लिख दिया कि लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और इस सारे को अब मैं हटा देता हूं, इसकी मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है। एन फैक्टर जो है मेरे को पता चल गया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। तो यहां से हो गया ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मोल्स जो रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू एन फैक्टर। जैसे कि अगर बोल रहा हूं कि आपके पास 40 ग्राम्स NaOH दिया हुआ है, बताओ इसके अंदर मोल्स कितने होंगे? मोल्स कैसे निकालेंगे? सर गिवन मास है 40 ग्राम्स अपॉन मोलर मास NaOH का कैलकुलेट करेंगे, 40 ही आ रहा है ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? कितना आया? नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1 मोल। ठीक है, अब बोल रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, इसके अंदर कितना होगा? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? जितने इसके अंदर मोल्स है उसको इसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। एन फैक्टर क्या है इसका? NaOH के अंदर एक OH है, इसके अंदर ये बेस है तो एक OH है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। Z बार की वैल्यू भी आ गई 1, आपको यहाँ पे 1 रखना है। क्लियर? NaCl दिया हुआ है आपको और बोला हुआ है कितना दिया हुआ है? 117 ग्राम्स NaCl दिया हुआ है। इसका इक्विवेलेंट मास आपको कैलकुलेट करना है या फिर आपसे बोला हुआ कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दो। बाकी तो आगे नॉर्मेलिटी निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी है, वो तो वहां पे भी करते थे। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है? 117 ग्राम में कितने मोल्स NaCl होंगे वो कैलकुलेट कर लो और उसको फिर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास
हो जाए कैलकुलेट। एन फैक्टर कितना होगा इसका, तो ये एक सोल्ट है, पॉजिटिव 1 चार्ज है, नेगेटिव 1 चार्ज है, इन दोनों के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होंगे, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, जितने मोल्स आएंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेना, वही आपका ये ग्राम इक्विवेलेंट्स का नंबर हो जाएगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से नॉर्मेलिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं या फिर पीपीएम ले लेता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, ठीक है, नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट और लास्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म आ जाती है जो है पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम फुल फॉर्म क्या रहेगी, पार्ट्स पर मिलियन। फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे परसेंट निकालते हो आप, परसेंट मतलब सेंट का मतलब होता है 100, मिलियन का मतलब कितना हो गया 10⁶। तो जिस तरह आप परसेंट निकालते थे उसी तरह हम पीपीएम निकालेंगे, पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे। मिलियन निकालने के 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स मैंने लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये कब यूज की जाती है टर्म, ये टर्म तब यूज की जाती है जब हमारी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। जैसे हमें ड्रिंकिंग वाटर के अंदर आपको क्या निकालना है भाई, कंटेमिनेशन निकालना है कि कोई चीज थोड़ी इसके अंदर है, क्लोरीन डाली हुई इसके अंदर, लेकिन वो बहुत कम होती है। ज्यादा क्लोरीन अगर आप पियोगे तो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर आपको क्लोरीन क्या करना है भाई, मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हम बहुत कम अमाउंट है तो पीपीएम टर्म का यूज कर लेंगे। या फिर हमें कोई बैक्टीरिया अगर है किस जगह पे तो उसको निकालना है, या फिर आपको कुछ पार्टिकल दिए हुए हैं कि इम्प्योरिटी बहुत कम इम्प्योरिटी लेकिन उसको भी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए पीपीएम यूज करोगे। तो कई बार हो सकता है कि टोटल वॉल्यूम आपको दे रखी हो, उसके अंदर बोल दे कि इतनी कम वॉल्यूम सोल्यूट की है, तो आप वॉल्यूम लेके चलोगे। यहाँ पे पार्टिकल्स ही दे रखे हैं कि इतने लैक्स पार्टिकल्स के साथ इतने पार्टिकल, कुछ 2 4 5 पार्टिकल या 100 पार्टिकल सोल्यूट के दे रखे हैं, तो आपको पीपीएम कैलकुलेट करना है। इसके अलावा आपको मास भी दे सकता है कि इतने टन के साथ आपने इतना कम ग्राम या मिलीग्राम जो है वो आपने ऐड कर रखा है, तो आप बताओ पीपीएम कितना होगा। तो पीपीएम तभी यूज किया जाता है जब हमारी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। क्लियर है ये चीज, तो फटाफट से कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी वो कंप्लीट हो गए, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर मोलैरिटी और मोलैरिटी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी हो। एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन आपके सामने इसमें बोला हुआ है कि एक NaCl का सोल्यूशन बनाया हुआ है, एक्वस सोल्यूशन, और यूनिमोलल सोल्यूशन है। यूनिमोलल का मतलब क्या हुआ, मोलैरिटी 1 हो गई। अगर यूनिमोलर बोलता तो मोलैरिटी 1 हो जाती। तो यूनिमोलल का मतलब हो गया कि मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। एक चीज ये। दूसरा बोला हुआ है NaCl का एक्वस सोल्यूशन, यानी NaCl प्लस H2O से ये सोल्यूशन बना हुआ है। इन दोनों से एक सोल्यूशन बना हुआ है जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 1 है। सबसे पहली चीज आपको यही देख लेनी है, जब भी किसी क्वेश्चन में एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है उसको डिकोड करने की कोशिश करना। डिकोड कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था जैसे हम परसेंटेज को करते थे वैसे यहाँ पे करेंगे। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, ऊपर होता है मोल, नीचे होता है केजी, मोल पर केजी। इसका मतलब 1 केजी सोलवेंट के साथ, 1 केजी सोलवेंट वाटर के साथ आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड किया था, 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड किया था। सोल्यूट क्या था, NaCl ऐड किया था। बाकी सारा सोल्यूशन इसी फॉर्मूले के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, जब भी आपको कोई कंसंट्रेशन टर्म दे रखी हो उसको आपको डिकोड करना आना चाहिए। उसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोला हुआ है मोलैरिटी कितनी है, यूनिमोलर है। अगर आपको सेमी मोलर बोलता तो इसका मतलब होता 1/4, यानी कि 0.25 आपकी मोलैरिटी हो जाती है। हेमी मोलर अगर आपको बोलता है तो 0.5 मोलर आपकी सोल्यूशन हो जाएगी। इस बार मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास भाई एक रेशियो मिल गया कि इस तरह सोलवेंट और सोल्यूट को हमें मिलाया हुआ है। 1 केजी को मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम ऑफ H2O, और इसके अंदर 1 मोल ऑफ सोल्यूट NaCl का मतलब है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। एक मोल इसका मास कितना होगा NaCl का, उसके मोलर मास के इक्वल हो जाएगा 58.5। सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा 1058.5 ग्राम। सोल्यूशन बन गया NaCl का एक्वस। ठीक है, और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, बोला हुआ है अगर इस सोल्यूशन की डेंसिटी है, डेंसिटी गिवन अभी सोल्यूशन की कितनी 1.21 ग्राम पर ml, अगर ये इसकी डेंसिटी है देन फाइंड आउट द मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है कि नहीं आपके पास, है, मेरे पास तो है। देखो ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, ये मास ऑफ सोल्यूशन है। मास और डेंसिटी से क्या वॉल्यूम फाइंड आउट की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है 1 मोल, यहां से लिख दिया 1 मोल, इसकी वैल्यू पता है। अगर ये वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू अगर ml में आपके पास आती है, यहां से कैलकुलेशन बाद ऑब्वियस सी बात है ml के अंदर आने वाली है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 ml पर लीटर वाला ये फंडा और लगाएंगे, इस बात कैलकुलेशन करेंगे, मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहने वाला है। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, और इसमें बोला हुआ है कि Na2CO3 आपको दिया हुआ है कितना, 25.3 ग्राम्स, इसको पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। पानी कितना है हमारे पास, पानी खूब है, इतना पानी लेना है कि जस्ट वो डिजोल्व हो जाए इन इनफ वाटर। इस तरह से डिजोल्व किया गया है कि 250 ml सोल्यूशन बन जाता है। हमारे पास टोटल सोल्यूशन कितना बन रहा है, 250 ml सोल्यूशन बन रहा है। इसके बाद बोल रहे हैं कि अगर Na2CO3 कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो आपको बताना है कि सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव आयंस और कार्बोनेट आयंस की कंसेंट्रेशन क्या होगी। ये कैसे करेंगे सर, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आयंस की कंसेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो याद रखना, जब कोई चीज टूट रही है तो ये Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन ये कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं Na2CO3 के टूटने से। जितने Na2CO3 के मोल्स यहां से टूटेंगे स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग, अगर यहां से 1 मोल इसका टूटता है तो 2 मोल्स इसके बनेंगे, 1 मोल इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर तुम्हें ये बताओ, होगा इसी तरह से। तो जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी उतनी कंसंट्रेशन से डबल हो जाएगा Na पॉजिटिव सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन, और कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही होगी। तो क्या आप इस सॉल्यूशन के अंदर Na2CO3 की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें बोला क्या हुआ है कि 25.3 ग्राम Na2CO3 दिया हुआ है। सॉल्यूशन जो हमारा सोल्यूट है उसका वेट कितना दिया है, वो दिया है 25.3 ग्राम। इसके बाद मोलर मास भी दे रखा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 106 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो सकते हैं यहां से, हो जाएंगे। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 250 ml, ml में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ml में हो चाहे लीटर में हो, हम तो कर लेंगे गड़बड़। और लास्ट में आपको यहां से निकाल रहा है मोलैरिटी या फिर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो यहां से, जो मोलैरिटी आएगी वही आपकी कंसेंट्रेशन है। तो आंसर आपसे पूछा हुआ है कि Na पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी होगी, वो इसकी डबल हो जाएगी, कार्बोनेट कितनी होगी उतनी ही होगी। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख देता हूं यहाँ पे 25.3 ग्राम अपॉन 106 ग्राम पर मोल। इसके बाद नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन 250 ml और ऊपर रख लेंगे हम 1000 ml पर लीटर। ml से ml कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर जाएगा मोल और लीटर आ जाएगा नीचे। बाकी इसको सोल्व करना है और आंसर जो आएगा वो आ जाएगी आपकी कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर। ये आपकी मोलैरिटी जो आएगी, वहां से आप अपने ऑप्शन चेक करोगे और वहां से पता चल जाएगा कि कंसेंट्रेशन कितनी कितनी रहने वाली इन दोनों की। तो इस वीडियो के अंदर हमने कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा है। याद रखना है कि कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स जो रहती है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कुछ एक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सी टर्म, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे इन टर्म्स में से, और पूछेगा कौन सी ज्यादा सबसे सिग्निफिकेंट टर्म होगी। तो उनमें से आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करती है वो हमारी अच्छी कंसेंट्रेशन टर्म्स नहीं होती है। कि मैं लैब के अंदर कोई सॉल्यूशन बना के लेके आ रहा हूं और उसका उस टाइम पे लैब के अंदर टेम्परेचर था वो कितना 25 के आसपास था, फिर मैं बाहर आके कोई एक्सपेरिमेंट करने लगता हूं लेकिन उस टाइम पे कंसेंट्रेशन चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर चेंज है। तो इस तरह की हमें नहीं चाहिए होती कंसेंट्रेशन टर्म जिनको टेम्परेचर की वजह से चेंज आ जाता है जिनके अंदर। कौन सी ऐसी टर्म्स है जिनके अंदर टेम्परेचर की वजह से चेंज आ जाता है? तो याद रखना कि हमारे पास जिन भी टर्म्स के अंदर वॉल्यूम आ रही है वो सारी की सारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे कि मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, उन सब के अंदर क्या आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है। तो इसका मतलब वो अच्छी कंसेंट्रेशन टर्म्स नहीं है। अगर इनकी बजाय आपको क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी दी हुई है, तो मोलैरिटी एक बहुत अच्छी कंसेंट्रेशन टर्म होगी बिकॉज दैट विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसी तरह से जो मोल फ्रैक्शन रहता है दैट इज ऑल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है वो बहुत अच्छी कंसेंट्रेशन टर्म्स होती है, दे डोंट वेरी विद टेम्परेचर। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम सोल्युबिलिटी स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।